ये एक ऐसा शहर है जो रिटायर बूढ़े लोगों से भरा हुआ है। एक बार अंदर आने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि सूरज ढलने के बाद यह शहर शिकार मोड में प्रवेश कर जाता है। तो कहानी की शुरुआत एक कोमल लेकिन घातक बचाव से होती है। सैम कूपर की पहले एक खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन अचानक आए स्ट्रोक ने उसकी प्यारी पत्नी की जान ले ली। पत्नी की मौत के दर्द ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह गहरे अवसाद और अकेलेपन में डूब गया। उसकी बेटी ने अपने पिता की हालत देखी और उसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए मेक्सिको के गहरे रेगिस्तान में एक शानदार रिटायरमेंट टाउन में बसाने का फैसला किया। यह वही जगह थी जिसे उसकी मां ने अपनी मौत से पहले चुना। यह बुजुर्गों के लिए शांति और सुकून का स्वर्ग था। बेटी को यकीन था कि यहाँ का शांत माहौल उसके पिता के मानसिक घाव भर देगा और उसे फिर से जीने की वजह देगा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे इस अजनबी जगह से कोई उम्मीद नहीं थी। उसके मन में अब भी अपनी पत्नी की यादें ही भरी थीं और शांति का कोई एहसास नहीं था। जिस सुबह वह वहां रहने आया, तभी एडवर्ड नाम का एक पागल बूढ़ा अचानक घर में घुस आया। वह बार बार कह रहा था कि दीवार के अंदर एक बिल्ली है और वह अपनी पत्नी ग्रेस को ढूंढना चाहता था। और यहाँ पता चला कि यह घर पहले उन्हीं दोनों का था। 3 दिन पहले जब ग्रेस सो रही थी, उसने छत में एक 10 पैरों वाला डरावना जीव देखा। वह डर से जड़ हो गई और फिर उस राक्षस ने उसे पकड़ लिया। इसी तरह उसकी मौत हो गई। बाद में शहर वालों ने इस घटना को हार्ट अटैक कहकर दबा दिया। 80 साल की बूढ़ी औरत की ऐसी मौत सामान्य लगती थी, इसलिए राक्षस के सच को आसानी से छिपा दिया गया। एडवर्ड शहर के मानसिक रोगियों के लिए बने विशेष केंद्र में रहता था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वह सिर्फ दीवार की बिल्ली के बारे में चेतावनी देने नहीं आया था, लेकिन तभी उसने सैम पर चाकू से हमला कर दिया और तभी कर्मचारी वहां पहुंच गए और एडवर्ड को पकड़कर ले गए। इस घटना के बाद सैम को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन किस्मत उसे पहले ही इस जेल में फंसा चुकी थी। उसी रात सब कुछ बदल गया। रात के 10 बजे अचानक पूरे शहर में सायरन बज उठा। आवाज पड़ोसी जैक के घर से आ रही थी। वह बेचैन होकर जांच करने पहुंचा। उसने बार बार जैक को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूर होकर उसने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जब वह धीरे धीरे बेडरूम के पास पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। एक विशाल 10 पैरों वाला जीव जैक पर झुका हुआ था। उसने तुरंत हथौड़े से उस पर वार किया और घायल राक्षस दूसरी दिशा में भागा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। जैक की लाश वहीं पड़ी थी और अगले दिन डॉक्टरों ने उसकी मौत को नींद में आए हार्ट अटैक का नतीजा बताया, लेकिन उसने जो देखा था वह उसे सच लग रहा था। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टरों ने इसे सिर पर लगी चोट की वजह से पैदा भ्रम बताया और उसे अस्पताल ले जाने की बात की। खुद को पागल साबित होने से बचाने के लिए उसे चुप रहना पड़ा। अगर उसने अपनी आंखों से यह सपना देखा होता तो वह भी यकीन नहीं करता कि दुनिया में ऐसे 10 पैरों वाले डीमन होते हैं। जैक उसका पहला दोस्त था जिसने रिटायरमेंट टाउन में उसका स्वागत किया था और उसी रात उसने उसके लिए डिनर पार्टी रखी थी। वहां उसने कई पड़ोसियों से मुलाकात की थी। एक कैंसर से जूझ रहा आशावादी डॉक्टर, पत्रकार हुआन और उसका पति एट और कई दूसरे बुजुर्ग सब साथ बैठकर खाते, हंसते और पुरानी बातें करते। माहौल गर्मजोशी और सुकून से भरा था। पत्नी की मौत के बाद पहली बार उसे लगा था कि शायद वह फिर से जी सकता है, दोस्त बना सकता है और नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन रात की उस घटना ने यह भ्रम तोड़ दिया। नए दोस्त की दर्दनाक मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। डर ने उसे पूरी तरह घेर लिया। अगर वह चीज जैक को मार सकती है तो शहर में किसी को भी मार सकती है, यहाँ तक कि उसे भी। रहस्य सुलझाने और खुद को बचाने के लिए उसे एडवर्ड की दीवार वाली बिल्ली की बात याद आई। उसने उस सुराग को उस 10 पैरों वाले जीव से जोड़ने की कोशिश की। खोजबीन के बाद उसे गोदाम में सिर्फ एक साधारण बिल्ली का खिलौना मिला जिसे वह घर ले आया। जब उसने टीवी चालू किया तभी अचानक रसोई में तेज नीली रोशनी चमक उठी। उसने जैक से जुड़ी चीजों को देखा। हथौड़े पर उस जीव का थोड़ा सा खून लगा हुआ था। जब खून टीवी के सामने लाया गया तो वह मानो जिंदा हो उठा। चमकती नीली रोशनी ऊपर उठी और अचानक फट पड़ी। पूरा कमरा चमकते तारों वाले आसमान जैसा दिखने लगा। यही पूरी सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग थी। पुराना टीवी एक सक्रिय विशेष स्पेस का दरवाजा था। प्रयोग के नतीजे बताते थे कि यह खून धरती पर खोजे गए किसी भी जीव का नहीं था और इससे राक्षस की असली पहचान लगभग साबित हो गई। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एकमात्र सबूत जैक की लाश थी। बाद में वे लोग चुपके से अस्पताल पहुंचे। वहां एक और दोस्त भी उनके साथ हो लिया क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि जैक की मौत कैसे हुई। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और पाया कि जैक के गले में कई गहरे छेद थे जो सीधे उसके दिमाग की तरफ जाते थे। ये वही था जो उसने उस रात देखा था। ऐसा लग रहा था कि वह जीव जैक के मुंह से कुछ खींच रहा था, जैसे वह उसे खा नहीं रहा बल्कि उसकी दिमाग को चूस रहा हो। जब सब हैरान थे तभी उन्होंने खुद अपने गलों की जांच की और दोनों के गले की गहराई में बिल्कुल एक
एक जैसे छेद छिपे हुए थे। साफ था कि वह डीमन पहले ही उन्हें अपना शिकार बना चुका था। बस शुरुआती नुकसान इतना छिपा हुआ था कि शरीर को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। तभी जब तीनों डर और हैरानी में डूबे हुए थे, बाहर अचानक अलार्म बज उठा। उनकी मौजूदगी का पता चल चुका था। सैम तुरंत आगे आया और उसने अपने साथियों को बच निकलने का मौका दिया, जबकि खुद बंदी गृह में कैद हो गया। उसी समय डीमन एक और घर में शिकार कर रहा था। उसने महिला के घर के ओवन का दरवाजा खोला, चुपचाप छत पर चढ़ा और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। फिर उसने हल्के से उसका मुंह खोला और अपनी लंबी नुकीली सूंड उसके गले में उतार दी, जहां से वह चुपचाप उसके दिमाग की गहराई से चूसने लगा। इसी बीच सीन बदलता है और हम रेगिस्तान में घूमने का शौक रखने वाला एट एक परित्यक्त खान में पहुंचा, जहां उसे एक रहस्यमयी पेड़ मिला। उस पेड़ पर सिर्फ एक आड़ू था। देखने में वह सामान्य फल जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी सतह को साफ किया और उसे खाने की तैयारी की, कुछ चमत्कारी हुआ। उसके हाथ पर मौजूद घाव कुछ ही सेकंड में भरने लगे। यह देखकर एट हैरान रह गया और उसने वह अनोखा फल खा लिया। अगले ही पल उसके शरीर में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो गए। धुंधली आंखें साफ हो गईं, सुनने की शक्ति लौट आई, सफेद बाल फिर से काले और घने हो गए। वह फिर से जवान महसूस करने लगा। यह आड़ू बूढ़ों को जवान करने और बीमारियों को मिटाने की शक्ति रखता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर शहर की संस्थापक ब्रायन की पत्नी नजर रख रही थी। उसने जानबूझकर उससे मुलाकात की और जानना चाहा कि वह अचानक इतना जवान कैसे हो गया। जैसे ही सच सामने आने वाला था, असर खत्म होने लगा। कुछ ही सेकंड में उसके बाल फिर सफेद हो गए, शरीर कमजोर पड़ गया और वह वापस अपने बूढ़े रूप में लौट आया। और फिर घबराकर वह बाथरूम में छिप गया और बचे हुए आड़ू को फिर से आजमाने लगा। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसकी हालत और बिगड़ने लगी। और जब वह अस्पताल में होश में आया तो उसकी हालत फिर पहले जैसी हो चुकी थी। हिला ने अपनी आंखों से उसका बदलाव देखा था और उसने उससे सच पूछा, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि वह शराब के नशे में भ्रम देख रहा था। उधर कैद सैम के पास शहर का संस्थापक ब्रायन खुद उससे मिलने आया। उसने सैम को चेतावनी दी कि वह जांच पड़ताल बंद कर दे और शहर के रहस्यों को छूने की कोशिश न करे, वरना उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसने सैम को यह भी बताया कि 3 दिन बाद एडवर्ड का अंतिम संस्कार है। उसने ठंडे स्वर में कहा कि एडवर्ड नींद में ही मर गया, क्योंकि वह लगातार राक्षसों को देखने की बातें करता था और आखिरकार उसकी कहानी का अंत हो गया। लेकिन सैम अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसला किया कि अगर उस डीमन को मारना है तो पहले उसे बाहर निकालना होगा। वॉली ने गले के घावों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि डीमन सेरेब्रल फ्लूइड की ओर आकर्षित होता है। इसलिए उन्होंने चारा बनाने की योजना बनाई। चूंकि सैम अभी नया था और उसके शरीर पर असर कम था, इसलिए वही सबसे सही चारा बन सकता था। और फिर वॉली ने एक मेडिकल सिरिंज उसके गले से पीछे की ओर डालकर थोड़ा सा सेरेब्रल फ्लूइड निकाला और उसे नकली शरीर में भर दिया। दूसरी तरफ सैम ने अपने इंजीनियर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पुराने टीवी सेट और कैमरों से एक खास कण त्वरित जाल बनाया जो डीमन को फंसा सके। लेकिन जैसे ही सब तैयार हुआ, बिजली चली गई और पूरा सिस्टम बेकार हो गया। तभी डीमन प्रकट हो गया। योजना विफल हो चुकी थी। सौभाग्य से आखिरी पल में जुड़ी ने गोली चलाकर उसे घायल कर दिया और खून के निशानों का पीछा करते हुए वे लोग रसोई के ओवन तक पहुंचे। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक गुप्त सुरंग का रास्ता मिला। दिन में यह साधारण ओवन था, लेकिन रात में यह भूमिगत सुरंगों से जुड़ जाता था और दैत्यों के लिए शिकार का रास्ता बन जाता था। वे तीनों सुरंग में उतरे और आगे बढ़ते गए। हर मोड़ पर लोहे की प्लेट लगी थी जिन पर घरों के नंबर लिखे थे। अब सच्चाई साफ ही, पूरे शहर के हर घर के नीचे यह सुरंगों का जाल फैला हुआ था। रात को डीमन इन्हीं रास्तों से घरों में घुसते और अपने शिकार को चुनते थे। यही इस शहर में होने वाली मौतों का असली कारण था। खून के निशानों का पीछा करते हुए वे एक खान तक पहुंचे जहां उन्होंने घायल डीमन को तड़पते देखा और जुड़ी उसे जिंदा पकड़कर अध्ययन करना चाहती थी, लेकिन करीब जाते ही उसने गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने जैक का बदला ले लिया। तभी दूर से बिल्कुल वैसी ही दहाड़ सुनाई दी। सैम ने तुरंत समझ लिया कि यह वही डीमन नहीं था जिसने जैक को मारा था। उसके शरीर के घाव पुराने थे। इसका मतलब खान के भीतर ऐसे कई और डीमन छिपे थे। सब भागने लगे, लेकिन तभी सैम ने एक अजीब दृश्य देखा। उसे अपनी मृत पत्नी दिखाई दी। शहर आने के बाद वह कई बार उसे देख चुका था और उसे लगता था कि यह सिर्फ भ्रम है, लेकिन इस बार उसकी पत्नी का चेहरा बेहद दुखी था, जैसे वह मरे हुए डीमन के लिए शोक मना रही हो। यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसकी पत्नी की झलक कोई भ्रम नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य का संकेत थी। दूसरी तरफ नया सिक्योरिटी गार्ड अनजाने में इस शहर के सबसे खतरनाक राज्य तक पहुंच गया। ड्यूटी के दौरान वह गलती से हवेली के बेसमेंट में घुस गया और देखा कि वहां किसी बेहद डरावने अज्ञात जीव को बंद करके रखा गया है। वह सदमे में था कि तभी सिक्योरिटी कैप्टन फॉक्स अचानक पीछे से आया और उस पर हमला करके बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वह कार की डिक्की में बंद
बंद था। उसके साथ एक और महिला भी थी। असल में कुछ समय पहले एक हादसे के दौरान उसने कैमरे में फॉक्स को देखा था। पहले उसने उसे चोर समझा और पहचानने के लिए तस्वीर ली, लेकिन बाद में पता चला कि वह तो बहुत पहले आग की दुर्घटना में मर चुका मेयर था। अब वही रिटायरमेंट टाउन में जिंदा घूम रहा था। उसने तुरंत यह बात अपने साथी को बताई और दोनों सच्चाई जानने के लिए बेसमेंट तक पहुंच गए, जहां उन्होंने अविश्वसनीय दृश्य देखा। फॉक्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मारकर राज को हमेशा के लिए दफनाने की योजना बनाई। लेकिन संघर्ष के दौरान कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इसी बीच एट अस्पताल से निकलकर फिर खदान की ओर भागा, क्योंकि वह आड़ू ढूंढना चाहता था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि आड़ू का पेड़ सूख चुका था। उसके साथ आई एलिस ने पेड़ को देखकर 70 साल पुरानी सच्चाई उगल दी। यह खदान और यह पेड़ उसकी और उसके पति ब्रायन का 70 साल पुराना राज्य था। एट ने उससे पूछा कि वह इतनी जवान कैसे दिखती है। जवाब में उसने कहा, किसी महिला से उसकी उम्र मत पूछो। और फिर एट ने अपने खोजे हुए आड़ू बॉक्स को निकाला, लेकिन लड़की ने बिना झिझक उसे निगल लिया। एट को लगा अब कोई चमत्कार होगा, लेकिन लड़की दर्द से तड़पने लगी। उसके शरीर से काला पानी निकलने लगा और उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। एट डर कर भागा और लड़की उसका पीछा करने लगी। तभी बीच रास्ते में सैम और उसके दोस्त पहुंच गए और जुड़ी गोली चलाकर लड़की को रोक दी। इस अफरा तफरी में सब लोग भागते हुए कार से बाहर तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अपने राज साझा किए और धीरे धीरे रिटायरमेंट टाउन की असली सच्चाई सामने आई। 1972 की एक पुरानी खबर में ब्रायन और एलिस की तस्वीर मिली। वे 80 साल से ज्यादा उम्र के थे, लेकिन दिखते 30 साल के थे। सबको शक हुआ कि वे किसी राक्षसी खून की मदद से जवान बने हुए हैं। तभी एक युवक को याद आया कि उसने दाढ़ी वाले आदमी को कई बार सुनहरे रंग का तरल पीते देखा था, जबकि राक्षस का खून नीला था। इसका मतलब था कि अमृता का राज उस राक्षस के खून से जुड़ा नहीं था। उधर एलिस हवेली लौट चुकी थी। ब्रायन ने उसे जादुई तरल से भरे बाथटब में डाल दिया और कुछ ही सेकंड में वह ठीक हो गई। थोड़ी देर बाद ब्रायन कार बार पहुंचा और सबको अपने साथ शहर वापस ले गया। उसने वॉली के साथ सौदा किया। उनके सामने दो विकल्प थे। पहला, शहर में रहो, जांच बंद करो और सारे राज हमेशा के लिए भूल जाओ। बदले में उनके नाम मॉन्स्टर हंटर की सूची से हटा दिए जाएंगे। दूसरा, मानसिक अस्पताल में जिंदगी भर कैद रहो। आखिरकार सबने पहला विकल्प चुना। सबको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग वाले जूते पहनाकर वापस शहर की जिंदगी में लौटा दिया गया। वॉली को शहर की मैनेजमेंट टीम में शामिल कर लिया गया और उसे वह जादुई तरल पीने की अनुमति दी गई, जो बीमारी ठीक करता था, उम्र रोक देता था और इंसान को जवान बनाए रखता था। कैंसर से टूट चुके वॉली ने बिना झिझक उसे पी लिया। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। फिर उसे एक खास मरीज को बचाने का काम सौंपा गया, जिसे सब माँ कहते थे। अगर वह मर जाती तो पूरे शहर के लोग मर जाते। जब दरवाजा खुला तो वॉली ने जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य देखा। एक थका हुआ इंसान कांच की पाइपों के बीच घिसटता हुआ जा रहा था और अपने सिर से निकली लंबी नली के जरिए सेरिब्रल फ्लूइड बाहर भेज रहा था। यह तरल ब्रायन की माँ को दिया जा रहा था। असली सच्चाई 1949 से शुरू हुई थी, जब खदान में ब्रायन को एक रहस्यमयी अंडा मिला। उसे निकला पहला जीव ही मां थी। बाद में पता चला कि उसके खून में इंसानी समय रोक देने की शक्ति है। उसे पीने से इंसान बूढ़ा नहीं होता, बीमार नहीं पड़ता और मरता नहीं, लेकिन बदले में इंसानों के सेरेब्रल फ्लूइड से उसे जिंदा रखना पड़ता था। खासकर जब उसने अपने बच्चे पैदा किए तो उसकी भूख और बढ़ गई। तभी ब्रायन और उसकी पत्नी ने यह रिटायरमेंट टाउन बसाया। बूढ़ों को यहाँ बसने के लिए लुभाया गया और उन्होंने अपनी माँ को एक खास वार्ड में बंद कर रखा था और उनके बच्चों को जमीन के नीचे सुरंगों में कैद किया गया था। और रात होते ही उन बच्चों को कमरों में भेजा जाता, जहाँ वे इंसानों के सेरेब्रल फ्लूइड को चूसते और फिर उसे माँ को खिलाते। इसी तरह शिकार, भोजन और अमृता बचाने की पूरी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन दशकों तक लगातार इस्तेमाल की वजह से माँ की जीवन शक्ति लगातार घटती जा रही थी और सुनहरे अमृता वाले लिक्विड का असर भी कमजोर पड़ने लगा था। और यहाँ तक कि एलिस के घाव भी अब जल्दी ठीक नहीं हो रहे थे। इसलिए वॉली का सबसे बड़ा काम माँ के शरीर को किसी भी तरह ठीक करना और इस अमृता के तंत्र को जिंदा रखना था। दूसरी तरफ सैम, जो ऊपर से शांत और आज्ञाकारी दिखता था, अपने अनुभवी इंजीनियर दिमाग से चुके चुके ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने का तरीका ढूंढ रहा था। सिर्फ 2 दिनों में उसने उस सिस्टम को तोड़ दिया, बंधन काटे और रातों रात कार बार पहुंचकर अपनी बेटी को बुलाया ताकि वह उसे इस नरक से बाहर निकाल सके। लेकिन यहीं सबसे दर्दनाक मोड़ आया। उसकी बेटी ने अपने पिता को वापस उसी शहर में पहुंचा दिया, क्योंकि ऐसी बातों पर कोई भी आसानी से यकीन नहीं करता। असल में जब सैम कैद था तभी ब्रायन ने उसकी बेटी से संपर्क कर उसे यह यकीन दिलाया था कि उसके पिता शायद अल्जाइमर के शिकार हो चुके हैं और अक्सर 10 पैरों वाले राक्षस देखने जैसी बातें करते रहते हैं। इसलिए जब सैम ने फोन पर अपने देखे हुए राक्षसों की बात की तो बेटी को लगा कि वह सचमुच मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका है। सैम ने बेटी
को दोष नहीं दिया। वह जानता था कि बिना अपनी आंखों से देखे कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। इस तरह सैम को अंधेरी हवेली में फिर से कैद कर दिया गया और बाद में जब उसकी बेटी उसके कमरे की सफाई कर रही थी तब उसे सच्चाई का पता चला। उसके पिता ने पुराने टीवी के पुर्जों से जो मशीन बनाई थी वह असल में एक पार्टिकल एक्सीलरेटर था। जैसे ही उसने ज्यादा ताकत वाला सर्किट ब्रेकर लगाया, मशीन चालू हो गई और एक अविश्वसनीय घटना हुई। उसने देखा कि कमरे की सफाई कर रही महिला अचानक बदलने लगी। घबराकर उसने तुरंत बिजली काट दी और वह महिला पल भर में सामान्य हो गई। यह देखकर उसे यकीन हो गया कि उसके पिता सच कह रहे थे और इस रिटायरमेंट टाउन में सचमुच राक्षस मौजूद थे। इसी दौरान हवेली में बंद सैम की मुलाकात व्हीलचेयर पर बैठी एक बुजुर्ग महिला से हुई। उसने बताया कि एडवर्ड कई बार यहाँ से भागने की कोशिश कर चुका था। सैम ने उत्सुक होकर पूछा कि वह कैसे भागा। उसने जवाब दिया कि इसका राज डचेस जानती है। डचेस के जरिए सैम की मुलाकात प्रिंसेस से हुई। उसने बताया कि सैम को जो अपनी मृत पत्नी की झलक बार बार दिखाई देती है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि माँ की मानसिक छवि है। माँ हर इंसान को उसके अतीत के किसी प्रिय चेहरे के रूप में दिखाई देती थी। यही वजह थी कि जब राक्षस को मारा गया तो वह छवि दुख और गुस्से से भर गई। सैम के साथ ऐसा बार बार होने के दो कारण थे। पहला, वह अपनी पत्नी की मौत के दर्द में टूटा हुआ था और दूसरा, माँ खुद मदद की गुहार लगा रही थी और कैद से आजाद होना चाहती थी। दूसरी तरफ वॉली ने कई प्रयोगों के बाद खोज निकाला कि अगर माँ के बच्चों का खून माँ के खून में मिलाया जाए तो उसकी कोशिकाएं तेजी से ठीक हो सकती हैं। लेकिन यह बेहद खतरनाक था। जरा सी गलती माँ और बच्चे दोनों को मार सकती थी। इसलिए उसे और समय चाहिए था। लेकिन ब्रायन अपनी पत्नी को बूढ़ा होते नहीं देख सकता था और उसने पिछले रिसर्चर को मार डाला और वॉली पर दबाव डाला कि वह प्रक्रिया तेज करे। ऊपर से वॉली ने हामी भर दी, लेकिन भीतर ही भीतर उसने माँ को लेकर भागने की योजना बना ली, क्योंकि चाहे हालात जैसे भी हों वह एक डॉक्टर था, जल्लाद नहीं। इसी दौरान सैम भी भागकर अपने दोस्तों से जा मिला। सबने तय किया कि अब माँ को आजाद करना होगा। 1 घंटे बाद सभी कम्युनिटी सेंटर में मिले। मरती हुई माँ ने सैम के दिमाग में अपनी आखिरी इच्छा भेजी। वह इस अंतहीन कैद और पीड़ा से थक चुकी थी। वह अब इस बीमार अमृता के तंत्र को खत्म कर अपने जन्म स्थान उस खदान में लौटकर शांति से मरना चाहती थी। यही उसके बच्चों की भी इच्छा थी। लेकिन वॉली पहले उसे बचाकर उस पर शोध करना चाहता था। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना उसे भी ब्रायन जैसा बना देगा। इसलिए उसने अपना स्वार्थ छोड़ दिया और सबके साथ माँ को वापस खदान ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे सुरंग में पहुंचे, ब्रायन अपने लोगों के साथ पीछे आ गया। एट और उसकी पत्नी वहीं रुककर उन्हें रोकने लगे। दबाव में आकर एट ने माँ का ठिकाना बता दिया और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया गया। दूसरी तरफ सैम और बाकी लोग 2 टीमों में बट गए और गार्ड और रेनी माँ के बच्चों को बचाने निकले और दाढ़ी वाला आदमी जिसे राक्षसों की निगरानी के लिए रखा गया था अपने 10 साल की वफादारी याद कर पछता रहा था। उसने महसूस किया कि ब्रायन ने उसका सिर्फ इस्तेमाल किया। उसने सभी पिंजरों की चाबियां निकालकर ब्रायन से गद्दारी कर दी। इस बीच सैम का रास्ता भी रोक दिया गया, इसलिए वे भूमिगत सुरंगों से होते हुए गैरेज पहुंचे, जहां वॉली ने पार्टिकल एक्सीलरेटर तैयार कर लिया था। जब ब्रायन और उसकी पत्नी वहां पहुंचे तो वे हैरानी से मशीन को देखने लगे। तभी वॉली बोला, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। और तभी गैरेज का दरवाजा खुला और पार्टिकल एक्सीलरेटर सक्रिय हो गया और जिसने भी माँ का खून पिया था उसका शरीर बेकाबू होने लगा और उनके भीतर छिपे राक्षसी रूप जबरदस्ती बाहर निकलने लगे और फिर एलिस चमकते जुगनू की तरह रोशनी में बदलने लगी। ब्रायन का शरीर भी अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच गया। वह फटने ही वाला था कि तभी पार्टिकल एक्सीलरेटर फिर से खराब होकर बंद पड़ गया। इसी वजह से ब्रायन किसी तरह पूरी तरह नष्ट होने से बच गया और उसका शरीर बचा रह गया। तभी एट कार से बाहर निकला और उसने घबराकर सबको बताया कि उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो चुकी है। सब लोग तुरंत उसे उठाकर कमरे में ले गए और वॉली ने घाव को देखा तो समझ गया कि चोट अंदरूनी अंगों तक पहुंच चुकी है और अब सर्जरी करना नामुमकिन था। सब पूरी तरह बेबस खड़े थे कि तभी माँ अचानक उठी और धीरे धीरे उसके पास चली गई। उसने अपना हाथ उसके घाव पर रखा और गर्म रोशनी चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते वह जानलेवा घाव पल भर में भर गया और छुड़ी तुरंत होश में आ गई। उसी पल माँ का पूरा शरीर तेज रोशनी से ढक गया। अपनी आखिरी शक्ति से किसी की जान बचाने के बाद अब समय आ चुका था कि उसे वापस खदान तक पहुंचाया जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वहां जाने के बाद वह लौट पाएगी या नहीं। इसलिए सैम ने अकेले ही उसे वहां तक छोड़ने का फैसला किया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पीछे पड़े ब्रायन की उंगलियां हल्के हल्के हिल रही थीं। कुछ ही देर बाद सैम माँ को आड़ू के पेड़ तक ले गए। माँ ने अपने विचारों के जरिए उसे बताया कि अब उसका शरीर फटने वाला है। उसके भीतर से एक तेज चमक उठने लगी। तभी पीछे से ब्रायन अचानक आ पहुंचा। वह चीखते हुए बोला कि उसने सैम का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता माँ की शक्ति फूट
फूट पड़ी और एक चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी ने सब कुछ ढंक लिया और अगले ही पल सैम ने खुद को अपने घर की किचन में खड़ा पाया। उसकी पत्नी थोड़ी दूर खड़ी संगीत सुन रही थी और उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। गाने की धुन पर वे नाचे, मुस्कुराए और एक दूसरे को चूमते रहे। लेकिन जैसे ही गाना खत्म हुआ सैम की आंख खुल गई। तब उसे समझ आया कि यह माँ की तरफ से दिया गया आखिरी धन्यवाद था। दूसरी तरफ अमृता का लालची ब्रायन अब सिर्फ एक सूखी लाश बन चुका था। 70 सालों से चलता आ रहा उस छोटे शहर का अमृता वाला षड्यंत्र आखिरकार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड और रेनी भी वहां पहुंच गए। आखिर सब कुछ खत्म हो चुका था। सब दोस्त इकट्ठा हुए और अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब सैम बाथरूम में अपने घाव साफ कर रहा था तो उसने अचानक आईने में देखा। उसकी परछाई स्थिर नहीं थी बल्कि अजीब तरह से झिलमिला रही थी, जैसे कोई भ्रम हो। यही सबसे बड़ा संकेत था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि उस विस्फोट में सैम भी मर चुका था। उसके सामने जो खुशहाल पल चल रहे थे वे असली दुनिया नहीं थे। वे माँ द्वारा मरने से पहले उसके लिए रचा गया एक शाश्वत सुखद भ्रम थे। यानी पूरी कहानी का परफेक्ट अंत असली दुनिया में नहीं बल्कि उस अनंत खुशी के संसार में हुआ जो माँ ने सैम को मरने से पहले उपहार में दिया था। बस यही थी आज की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भी ज्यादा डरावनी